कहानी की शुरुआत होती है सॉयर स्कॉट नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट से, जिसे वॉशिंगटन डीसी में एक बड़े जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उसने अभी तक इस इंटरव्यू के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। उसका प्लान था कि पहले इंटरव्यू देगी और जॉब मिलने के बाद ही उन्हें बताएगी। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। सॉयर को समय पर वॉशिंगटन पहुंचना था, इसलिए जीपीएस जब उसे एक ऑल्टरनेट रूट दिखाता है तो वह मेन हाईवे छोड़कर उसी रास्ते पर चली जाती है। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल नॉर्मल था। आसपास छोटे गांव, खेत और कुछ घर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते रोड संकरी होने लगती है। घर पीछे छूट जाते हैं और दोनों तरफ घना जंगल दिखाई देने लगता है। कुछ दूर जाने पर सॉयर को रोड क्लोज्ड का साइन मिलता है। वह कार रोककर जीपीएस चेक करती है, लेकिन नेविगेशन उसे फिर उसी बंद रास्ते की तरफ जाने को कह रहा था। वह कार मोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ती है, मगर थोड़ी देर बाद रोड कच्ची होने लगती है और जीपीएस भी ठीक से काम करना बंद कर देता है। परेशान होकर सॉयर नेविगेशन बंद कर देती है और कार में रखा पेपर मैप निकालती है। वह रोड के किनारे गाड़ी रोककर अपनी लोकेशन समझने की कोशिश करने लगती है। उसी जंगल में हॉलिस्टर और बक नाम के दो भाई एक आदमी की डेड बॉडी छिपा रहे थे। सॉयर की कार उनके पास से गुजरती है। उसने उनकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन दोनों को लगता है कि शायद उसने उन्हें बॉडी के साथ देख लिया है। वे अपना काम रोककर पिकअप में बैठते हैं और सॉयर के पीछे निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उनकी पिकअप सॉयर के पास आकर रुकती है। हॉलिस्टर नीचे उतरकर पूछता है कि क्या वह रास्ता भटक गई है। सॉयर उसे मैप दिखाकर वॉशिंगटन जाने वाला रास्ता पूछती है, जबकि बक गाड़ी के पास खड़ा होकर चुपचाप उसे देखता रहता है। हॉलिस्टर मैप देखकर डायरेक्शन समझाने लगता है। पहले वह बिल्कुल मददगार बनकर बात करता है, फिर धीरे धीरे पर्सनल सवाल पूछने लगता है। वह जानना चाहता है कि सॉयर अकेली कहाँ जा रही है और क्या किसी को पता है कि वह इस रास्ते पर आई है। सॉयर उसके सवालों का छोटा जवाब देती है और मैप वापस लेकर कार की तरफ बढ़ती है। तभी हॉलिस्टर उसे अपने घर चलकर डिनर और ड्रिंक्स लेने के लिए कहता है। सॉयर मना करती है और बताती है कि उसे एक जरूरी इंटरव्यू में पहुंचना है। उसके मना करते ही हॉलिस्टर का तरीका बदल जाता है। वह कार के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। वह उन्हें पीछे हटने के लिए कहती है। हॉलिस्टर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मगर सॉयर खुद को छुड़ाकर उसे धक्का दे देती है। तभी बक नाइफ निकालकर उसे डराने लगता है। सॉयर उसका हाथ पकड़कर ब्लेड को अपने से दूर रखने की कोशिश करती है। स्ट्रगल के दौरान नाइफ पहले बक के हाथ पर लगती है। वह दर्द से पकड़ ढीली करता है, लेकिन उसी समय ब्लेड सॉयर की टांग पर गहरा कट लगा देती है। वह नीचे गिरती है। हॉलिस्टर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सॉयर उसके चेहरे पर वार करके उठती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। घायल पैर के साथ वह ठीक से दौड़ नहीं पा रही थी। हॉलिस्टर और बक कुछ दूर तक उसके पीछे आते हैं। सॉयर पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती रहती है। अंधेरा बढ़ने लगा था और बक की अपनी चोट भी उसे परेशान कर रही थी। दोनों भाई जानते थे कि इतने गहरे घाव के साथ सॉयर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। वे उस समय पीछा छोड़कर वापस लौट जाते हैं और सुबह उसके खून के निशान फॉलो करने का फैसला करते हैं। सॉयर को यह नहीं पता था कि उन्होंने उसका पीछा छोड़ दिया है। वह काफी देर तक जंगल में आगे बढ़ती रहती है। जब पीछे से कोई आवाज नहीं आती, तब वह एक पेड़ के पास बैठकर अपनी टांग देखती है। उसकी जीन्स कट चुकी थी और घाव से लगातार खून निकल रहा था। वह कपड़े का एक हिस्सा फाड़कर उसे घाव पर कसकर बांधती है। इसके बाद फोन निकालकर इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। वह कुछ ऊंची जगहों पर जाकर सिग्नल खोजती है, मगर स्क्रीन पर एक भी लाइन नहीं आती। बैटरी बचाने के लिए सॉयर फोन बंद कर देती है। शाम होते होते जंगल में ठंड बढ़ने लगती है। उसे बाहर जाने की कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही थी। वह एक रवीन के पास ऐसी जगह ढूंढती है जहां हवा थोड़ी कम थी। सूखे पत्ते जमीन पर फैलाकर वह वहीं रात बिताने का फैसला करती है। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाती। अगली सुबह सॉयर पास बहती क्रीक तक जाती है। वह पट्टी खोलकर ठंडे पानी से घाव साफ करती है और कपड़ा दोबारा कसकर बांध लेती है। इसके बाद सूरज की डायरेक्शन देखकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है। दूसरी तरफ सॉयर की लावारिस कार की खबर लोकल शेरिफ डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी थी। शेरिफ ऑडॉयल को पता चलता है कि कार उसी इलाके में मिली है जहां हॉलिस्टर और बक अक्सर आते जाते हैं। वह दोनों को बुलाकर कार और मिसिंग लड़की के बारे में पूछता है। इस समय ऑडॉयल एक नॉर्मल शेरिफ की तरह बात करता है। हॉलिस्टर कहता है कि वे उस रास्ते से जरूर गुजरे थे, लेकिन उन्होंने किसी लड़की या कार पर ध्यान नहीं दिया। बक भी उसकी बात दोहरा देता है। ऑडॉयल उन्हें जाने देता है और कहता है कि कुछ पता चले तो उसे बताए। बाहर निकलते ही दोनों समझ जाते हैं कि कार रोड पर रही तो पुलिस जल्दी सर्च शुरू कर देगी। वे वापस उसी जगह पहुंचते हैं, सॉयर की कार को जंगल के अंदर ले जाते हैं
और एक ऊंची ढलान से नीचे धक्का दे देते हैं। इसके बाद हॉलिस्टर और बक सॉयर के खून के निशान ढूंढने लगते हैं। उन्हें पत्तियों और जमीन पर कुछ ताजा मार्क्स मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वह अभी जिंदा है। शेरिफ डिपार्टमेंट में डेप्यूटी निक कैट्स इस अबैंडन्ड व्हीकल की रिपोर्ट देखता है। उसे यह बात अजीब लगती है कि कार मिलने के कुछ समय बाद ही गायब हो गई। उधर जंगल में चलते हुए सॉयर को नीचे पेड़ों के बीच अपनी कार दिखाई देती है। उसे देखते ही वह समझ जाती है कि कार खुद यहाँ नहीं गिरी, किसी ने उसे रोड से हटाकर नीचे धकेला था। वह कार के पास रुकना ठीक नहीं समझती, क्योंकि हॉलिस्टर और बक कभी भी वहां पहुंच सकते थे। सॉयर क्रीक के साथ साथ आगे चलने लगती है। कई घंटों से उसने कुछ नहीं खाया था। ब्लड लॉस और कमजोरी की वजह से उसकी चाल धीमी होती जाती है। वह बीच बीच में पेड़ों का सहारा लेकर रुकती है। आगे उसे जंगल के बीच पुराने टायर्स, मेटल और कुछ फेंका हुआ सामान दिखाई देता है। सॉयर कुछ और कदम चलती है। उसकी नजर धुंधली होने लगती है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद लोवेल प्रिचर्ड नाम का एक आदमी वहां से गुजरता है। लोवेल उसे उठाकर अपने ट्रेलर तक ले जाता है। कई घंटों बाद सॉयर को होश आता है। वह खुद को एक अनजान कमरे में पाती है। अपनी टांग पर नई पट्टी देखकर उसे पता चलता है कि किसी ने उसका इलाज किया है, लेकिन उसे यहाँ लाने वाला कौन था यह अब भी नहीं जानती थी। सॉयर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगती है। तभी लोवेल कमरे में वापस आता है। उसे देखते ही वह पीछे हट जाती है। लोवेल बताता है कि उसने उसे जंगल में बेहोश पाया था, लेकिन सॉयर उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। पास रखे एक डिब्बे में सफेद पाउडर था। वह बिना कुछ सोचे उसे उठाती है और पूरा पाउडर लोवेल के चेहरे और सिर पर फेंक देती है। केमिकल पड़ते ही लोवेल की स्किन जलने लगती है। वह दर्द से पीछे हटकर फ्रिज खोलता है और दूध अपने चेहरे पर डालने लगता है। वह बाहर भागने की कोशिश करती है, मगर घायल पैर जमीन पर रखते ही गिर जाती है। कुछ देर बाद वह उसके सामने खाना और पानी रखता है। सॉयर खाने से मना कर देती है। उसे शक था कि शायद खाने में कुछ मिलाया गया हो। लोवेल उसी प्लेट से थोड़ा खाना खाता है और फिर लैब वाले हिस्से में जाकर अपना काम करने लगता है। कई घंटों से भूखी सॉयर ज्यादा देर खुद को नहीं रोक पाती। उसके पीछे मुड़ते ही वह खाना शुरू कर देती है। लोवेल उसे खाते हुए देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उनकी बात चल ही रही थी कि बाहर पिकअप की आवाज सुनाई देती है। लोवेल खिड़की से देखकर हॉलिस्टर और बक को पहचान लेता है। वह सॉयर को बेड के नीचे की तरफ बैठने और बिल्कुल आवाज न करने के लिए कहता है। इसके बाद लोवेल बाहर निकलकर ट्रेलर का दरवाजा पीछे से बंद कर देता है। हॉलिस्टर उससे आने वाली मेथ बैच के बारे में पूछता है। लोवेल कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है और सैटरडे तक पूरा माल तैयार हो जाएगा। बक ट्रेलर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लोवेल दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि अंदर केमिकल्स खुले पड़े हैं और किसी के इधर उधर घूमने से पूरी बैच खराब हो सकती है। हॉलिस्टर को उसकी हरकत अजीब लगती है। हॉलिस्टर कुछ पल उसे देखता रहता है, लेकिन उस समय अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। दोनों पिकअप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लोवेल वापस अंदर आता है। सॉयर अभी भी हाथ बांधने की वजह से उससे नाराज थी। लोवेल कहता है कि वह उसे कैद करके नहीं रखना चाहता। लोवेल उसके हाथ खोल देता है। सॉयर तुरंत भागने की कोशिश नहीं करती। वह ट्रेलर से बाहर निकलकर आसपास देखती है। दूर दूर तक सिर्फ जंगल था और रोड का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वह वापस अंदर आती है। अब उसे समझ आ गया था कि इस हालत में अकेले निकलना आसान नहीं होगा। सॉयर लाई फेंकने के लिए लोवेल से माफी मांगती है। लोवेल कहता है कि अगली बार किसी केमिकल को इस्तेमाल करने से पहले उसका लेबल जरूर पढ़ लेना। धीरे धीरे दोनों के बीच का तनाव कम होने लगता है। सॉयर अभी भी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब हर समय उससे बचकर निकलने का रास्ता भी नहीं खोजती। लोवेल उसे खाना देता है, समय पर घाव साफ करता है और एक पुराने मैप पर बिशप्स रोड का रास्ता दिखाता है। लोवेल जब दूसरी तरफ काम कर रहा होता है तो वह फॉर्क उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लेती है। उसी समय केंटकी स्टेट पुलिस के कमांडर डगलस स्लैटरी शेरिफ ऑफिस पहुंचते हैं। कैट्स उन्हें कार के रजिस्ट्रेशन, टायर मार्क्स और सॉयर के पेरेंट्स तथा रूममेट से हुई बातचीत के बारे में बताता है। स्लैटरी ओडॉयल से पूछते हैं कि इतने क्लूज मिलने के बावजूद जंगल में सर्च क्यों शुरू नहीं की गई। ओडॉयल कम ऑफिसर्स और खराब वेदर का बहाना बनाता है। स्लैटरी उसकी बात नहीं मानते और स्टेट पुलिस की मदद से तुरंत सर्च शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद ओडॉयल छिपकर हॉलिस्टर और बक से मिलता है। यहाँ पहली बार सामने आता है कि वह शुरू से उनके ड्रग बिजनेस में शामिल था। पुलिस से बचाने के बदले उसे मेथ के पैसे में हिस्सा मिलता था। वह दोनों से पूछता है कि सॉयर अभी तक क्यों नहीं मिली। हॉलिस्टर कहता है कि वह घायल थी और शायद जंगल में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ओडॉयल उनके अंदाजे पर भरोसा नहीं करता। वह उन्हें स्टेट पुलिस के पहुंचने से पहले सॉयर को ढूंढने के लिए भेज देता है। कुछ समय बाद ओडॉयल खुद लोवेल के ट्रेलर की तरफ निकलता है। उसकी कार की आवाज सुनते ही लोवेल सॉयर को ट्रेलर के पीछे छिपा देता है। इस जगह से वह बाहर हो रही बातचीत सुन सकती थी,
लेकिन सामने खड़े किसी इंसान को दिखाई नहीं दे रही थी। ओडोइल ट्रेलर के अंदर जाकर मैथ की बैच देखना चाहता है, लेकिन लोवेल दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसे रोक देता है। वह कहता है कि अंदर केमिकल्स खुले पड़े हैं और काम के बीच किसी का घूमना ठीक नहीं होगा, और उसके पैरों के पास रखे ईथर कंटेनर्स की तरफ इशारा करता है। वह साफ कहता है कि यहाँ गन चली तो ट्रेलर के साथ मैथ और वे दोनों भी उड़ जाएंगे। ओडोइल वहीं रुक जाता है। वह लोवेल को सैटरडे तक पूरी बैच तैयार रखने की वार्निंग देता है। ओडोइल के जाने के बाद वह बाहर आती है और लोवेल से पूछती है कि शेरिफ इन लोगों के साथ क्यों काम कर रहा है। लोवेल बताता है कि वही हॉलिस्टर और बक को पुलिस से बचाता है और बदले में ड्रग्स के पैसे में हिस्सा लेता है। यह उनकी आखिरी बड़ी डिलीवरी थी और ओडोइल रिटायरमेंट से पहले इससे अच्छा पैसा कमाना चाहता था। रात में शेरिफ ऑफिस के अंदर केस की फाइल्स देख रहा था। तभी वह ओडोइल को फोन पर हॉलिस्टर से बात करते सुन लेता है। ओडोइल उससे पूछ रहा था कि सॉयर मिली या नहीं। वह डिलीवरी से पहले लड़की और बाकी सभी प्रॉब्लम्स खत्म करने का आदेश देता है। कैट्स चुपचाप अपनी गन निकालता है और सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर ओडोइल अपनी छिपी हुई दूसरी गन निकालकर उसे गोली मार देता है। कैट्स वहीं जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ओडोइल हॉलिस्टर और बक को वहां बुलाता है। वह उन्हें कैट्स की बॉडी जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाने के लिए कहता है। फिर सॉयर की कुछ पर्सनल चीजें और केस से जुड़ा एविडेंस कैट्स के पास रख दिया जाता है ताकि पुलिस का शक उसी पर जाए। सैटरडे तक लोवेल मैथ की पूरी बैच तैयार कर लेता है। वह कंटेनर्स पैक करता है। कुछ समय बाद शेरिफ डिपार्टमेंट की पेट्रोल कार ट्रेलर के बाहर आकर रुकती है। हॉलिस्टर ने डेप्यूटी कैट्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जबकि बक पीछे सस्पेक्ट की तरह बैठा था। इस तरह वे मैथ को पुलिस कार में रखकर बिना शक के बाहर ले जा सकते थे। लोवेल कंटेनर्स उठाकर बाहर लाता है और उन्हें कार में रखने लगता है। सॉयर ट्रेलर के अंदर छिपी रहती है। माल उठाते समय हॉलिस्टर की नजर दरवाजे के पास जमीन पर बने छोटे जूतों के निशान पर पड़ती है। लोवेल के भारी बूट्स के साथ किसी दूसरे इंसान के फुटप्रिंट्स भी साफ दिखाई दे रहे थे। वह उस समय कुछ नहीं कहता। दोनों कंटेनर्स लेकर कार में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। लोवेल को लगता है कि डिलीवरी पूरी हो चुकी है। वह सॉयर को बाहर बुलाता है और जल्दी से सामान पैक करने लगता है। दोनों निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि वही पेट्रोल कार वापस आ जाती है। इस बार हॉलिस्टर और बक गन्स लेकर ट्रेलर के अंदर आते हैं। हॉलिस्टर सीधे पूछता है कि लड़की कहाँ है। लोवेल कुछ नहीं जानने का नाटक करता है। बक ट्रेलर के अंदर तलाश शुरू करता है और कुछ ही देर में सॉयर को पकड़कर सामने ले आता है। उसे देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि लोवेल कई दिनों से उन्हें धोखा दे रहा था। बक कहता है कि सॉयर को उसी समय मार देना चाहिए। लोवेल तुरंत बात बदलता है। वह कहता है कि उसने लड़की को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम के लिए रखा था। सॉयर को केमिस्ट्री की समझ है और वह लैब में उनके काम आ सकती है। हॉलिस्टर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। लोवेल सॉयर को सबके लिए कॉफी बनाने का आदेश देता है। वह उसकी तरफ देखती है। लोवेल बिना कुछ बोले थर्मोस और माइक्रोवेव की तरफ नजर करता है। सॉयर उसका इशारा समझ जाती है। वह किचन की तरफ जाती है। बक गन लेकर उसके पास खड़ा रहता है, जबकि हॉलिस्टर लोवेल से सवाल करता रहता है। सॉयर थर्मोस खोलती है। उसके अंदर कॉफी नहीं, एनहाइड्रस अमोनिया था। वह उसी लिक्विड को एक कप में डालकर माइक्रोवेव के अंदर रख देती है और टाइमर चालू कर देती है। इसके बाद वह बाकी कप्स उठाकर कुछ कदम पीछे आ जाती है। लोवेल हॉलिस्टर को बातों में लगाए रखता है। बक कॉफी लेने के लिए माइक्रोवेव की तरफ बढ़ता है। अंदर कप गर्म होने लगता है और प्रेशर तेजी से बढ़ता है। मशीन से अजीब आवाज आने पर हॉलिस्टर भी उधर देखता है। अगले ही पल जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ट्रेलर की खिड़कियां टूट जाती है और पूरा कमरा आग तथा धुएं से भर जाता है। बक माइक्रोवेव के सबसे करीब था और ब्लास्ट में वही मारा जाता है। लोवेल सॉयर को पकड़कर अपने शरीर से ढक लेता है। हीट और टूटे हुए ग्लास का बड़ा हिस्सा उसकी पीठ पर लगता है। हॉलिस्टर दूसरी तरफ जाकर गिरता है। सॉयर जमीन से उठकर लोवेल के पास जाती है। उसकी पीठ बुरी तरह जल चुकी थी। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर लोवेल उसे बिशप्स रोड की तरफ भागने को कहता है। मलबे के पीछे हॉलिस्टर हिलने लगता है। उसके हाथ में गन थी। लोवेल अपनी बची हुई ताकत से खड़ा होकर उसका रास्ता रोकता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वह दोबारा सॉयर पर चिल्लाकर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इस बार सॉयर ट्रेलर से बाहर निकलती है और मैप में याद की हुई डायरेक्शन पकड़कर जंगल की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर बाद शेरिफ ओडोइल ट्रेलर पर पहुंचता है। ओडोइल गन निकालकर लोवेल को गोली मार देता है। लोवेल जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद शेरिफ हॉलिस्टर से पूछता है कि मैथ सुरक्षित है या नहीं। हॉलिस्टर बताता है कि पूरी बैच पेट्रोल कार में रखी हुई है। ओडोइल जमीन पर पड़ी गन की तरफ इशारा करता है और हॉलिस्टर से उसे उठाने को कहता है। हॉलिस्टर उसका इरादा समझ जाता है। वह गन उठाने से मना कर देता है। ओडोइल दोबारा उसे गन उठाने का आदेश देता है, लेकिन
हॉलिस्टर अपनी जगह से नहीं हिलता। शेरिफ उसे भी गोली मार देता है। जंगल में 2 गन शॉट सुनकर सॉयर कुछ पल के लिए रुकती है। वह पीछे देखती है, फिर लोवेल की बताई डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। उसे नहीं पता था कि ट्रेलर पर कौन जिंदा बचा है। अब वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। घायल पैर के साथ वह क्रीक की डायरेक्शन फॉलो करती हुई बिशप्स रोड तक पहुंचने की कोशिश करती रहती है। बीच में पट्टी ढीली होने पर वह उसे दोबारा कसती है और फिर आगे चल पड़ती है। काफी देर चलने के बाद सॉयर को दूर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। पेड़ों के बीच रोड दिखाई देते ही वह उसी तरफ बढ़ती है। सड़क तक पहुंचकर वह बीच में खड़ी हो जाती है और आने वाली कार को हाथ देकर रोकती है। ये शेरिफ ओडॉयल की पेट्रोल कार थी। ओडॉयल कार से उतरता है। ओडॉयल उसे कार में बैठाता है और कहता है कि वह उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा। कार चलते ही वह उससे लगातार सवाल पूछने लगता है। वह जानना चाहता है कि सॉयर ने जंगल में कितने लोगों को देखा, किसकी आवाज सुनी और क्या किसी ने शेरिफ का नाम लिया था। सॉयर जवाब देती रहती है, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ अजीब लगने लगता है। ओडॉयल ना एम्बुलेंस बुलाता है और ना रेडियो पर बताता है कि मिसिंग गर्ल मिल चुकी है। कुछ दूरी बाद वह मेन रोड छोड़कर कार को एक सुनसान रास्ते पर मोड़ देता है। सॉयर पूछती है कि हॉस्पिटल किस तरफ है। ओडॉयल कहता है कि आगे का रास्ता बंद है और उन्हें दूसरी तरफ से जाना होगा। वह खिड़की से बाहर देखती है। आसपास फिर वही घना जंगल था। सॉयर धीरे से डोर हैंडल चेक करती है, लेकिन ओडॉयल उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। बातचीत के दौरान वह वही चीफ वाली लाइन दोहरा देता है जो सॉयर ने लोवेल के ट्रेलर के बाहर सुनी थी। आवाज सुनते ही सॉयर उसे पहचान लेती है। यही वह आदमी था जो लोवेल के ट्रेलर पर आया था। वह अपना रिएक्शन छिपाकर नॉर्मल बैठी रहती है, लेकिन ओडॉयल उसके चेहरे से समझ जाता है कि उसने उसे पहचान लिया है। वह कार रस्ट क्रीक के पास रोकता है और गन निकालकर सॉयर को बाहर आने के लिए कहता है। आसपास कोई घर या दूसरी गाड़ी नहीं थी। ओडॉयल उसे क्रीक की तरफ चलने का आदेश देता है। सॉयर कहती है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया और यहाँ से जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगी। ओडॉयल उसकी बात नहीं मानता। वह उसे पानी में उतरने के लिए कहता है। सॉयर धीरे धीरे क्रीक के अंदर जाती है। ठंडा पानी उसकी घायल टांग तक पहुंचते ही दर्द बढ़ा देता है। ओडॉयल गन लेकर उसके पीछे आता रहता है। कुछ कदम आगे जाने के बाद सॉयर अचानक पीछे मुड़ती है और उसे धक्का देने की कोशिश करती है। ओडॉयल उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में गिरा देता है और सिर नीचे दबाने लगता है। सॉयर उसके हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वह कुछ पल के लिए पानी से बाहर आती है, मगर ओडॉयल उसे दोबारा नीचे दबा देता है। पानी के अंदर उसका हाथ कपड़ों में छिपे वीडिंग फॉर्क तक पहुंचता है। सॉयर फॉर्क निकालकर ओडॉयल पर वार करती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही वह सिर बाहर निकालकर सांस लेती है। ओडॉयल घायल होने के बाद भी उसकी तरफ बढ़ता है। सॉयर पीछे हटते हुए फोर्क से दोबारा हमला करती है। इस बार वह पानी में गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाता। सॉयर क्रीक से बाहर आती है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और टांग से फिर खून निकल रहा था। वह रोड की तरफ चलना शुरू करती है। कुछ समय बाद पीछे से स्टेट पुलिस की कई क्रूजर्स तेज रफ्तार में जंगल की तरफ जाती दिखाई देती हैं। गाड़ियां उसके पास से निकलकर आगे चली जाती हैं। सॉयर एक बार पीछे देखती है और फिर सड़क पर आगे बढ़ती रहती है। इसी फाइनल सीन के साथ रस्ट क्रीक की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको सॉयर की ये सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सर्वाइवल और थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।